आज हम खड़े हैं सिकेड़ा गांव में, मेरठ के सिकेड़ा गांव में, जहां पर राजपूतों की एक युवा राजपूतों ने बड़ी अपनी क्षमता दिखाते हुए आज यहाँ बारिश के टाइम पे भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जयप्रकाश मुनीम जी जो सिकेड़ा गांव से ही हैं और आजकल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम के शुभारंभ करते हुए मैं यही कहूँगा, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की तलाश में निकल, क्यों तू उदास है, और तू चल समय को भी तेरे वजूद की तलाश है। तो इन पंक्तियों के साथ मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। बात करते हुए मैं सबसे पहले राकेश सोम जी से कहूँगा कि वे दो शब्द बताएं ताकि राजपूत युवा हमारा कुछ संगठित हो और कुछ इसके बारे में नॉलेज बढ़े कि क्या आज के समाज में चल रहा है और हमारा इतिहास क्या कह रहा है। हमारा पूरा भारत लेकर अफगानिस्तान तक, सब तक, पाकिस्तान तक सिर्फ और सिर्फ राजपूतों का ही शासन हुआ करता था। अब से 1200 ईस्वी से पहले, 800 साल पहले। लेकिन कुछ ही हमारे राजपूतों में कुछ ही राजा ऐसे हुए हैं जिनको जो है हम याद करते हैं, उनके त्याग को, बलिदान को, उनके शौर्य को, उनकी वीरता को याद करते हैं। 1200 ईस्वी के करीब जो है 800 साल पहले लगभग गौरी यहाँ आया था और पृथ्वीराज चौहान ने जो है उनसे लड़ाई लड़ी थी। एक तरीके से जो हम विदेशी आक्रमणकारी आए थे, यहाँ लूट के उद्देश्य से आए थे। कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है और दूसरे मुल्क थे, बहुत दूर के मुल्क थे, उस सोने की चिड़िया को समझते हुए भारत सोने की चिड़िया है, यहाँ से जो है अपनी लूटपाट करने के लिए आते थे। यहाँ कोई राष्ट्र नहीं था, कोई एकता नहीं थी, सबकी अपनी अपनी रियासत थी, तो लूटपाट के लिए आए थे। लेकिन यहाँ का उन्होंने देखा कि यहाँ अपने राजाओं के बीच इतनी फूट है, उस फूट का फ़ायदा उठाकर उन लोगों ने भारत में जो है टिकना शुरू कर दिया। लूटपाट करने के बजाय यहाँ टिकना शुरू कर दिया, अपने राज्य स्थापित शुरू कर दिए। एक राजा से मेल किया, हाथ बढ़ाया, दूसरे राजा को उन्होंने मार गिराया, हार करा, और अंततः जिससे हाथ मिलाया उसका भी अंततः यही हाल किया। फूट का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। मेरा कहने का मतलब जो है यही है कि उसमें हमारे बीच ही, अगर उन्होंने कहीं फायदा उठाया है, फायदा उन्होंने नहीं, हमारे बीच में से ही लोगों ने उनको फायदा उठाया। उन आज भी कहते हैं, कहावत चली आ रही है, जयचंद, ये तो जयचंद निकल आया, ये तो घर में जयचंद निकल आया। तो मुहावरे में कहते आ रहे हैं, तो जयचंद जो है अपनों के बीच से ही, आज भी हमारा कुछ ऐसा ही हाल है। उस टाइम से देख लो, जयचंद 1200 साल पहले हुआ था, जयचंद हुआ, मानसिंह हुआ। आज भी मैं ये कह रहा हूँ वर्तमान परिस्थिति में यही है। आज भी देश हमारा खतरे में है। कहाँ था अफगानिस्तान तक, कहाँ तक सिमट कर रह गया। आज भी परिस्थिति वही है हमारे सामने। आज भी जो है कई बार समाचार सुनने को मिलता है जो देश की बात देश के खिलाफ बोलता है। आज भी हमारे देश में उतने ही गद्दार हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो है अपने मान सम्मान, अपना गर्व महसूस करना चाहिए। हम किसके वंशज हैं? महाराणा प्रताप के वंशज हैं, पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, शिवाजी के वंशज हैं। उनकी समय समय पर जयंती मनानी चाहिए, उनकी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, उनके जीवन परिचय पढ़ना चाहिए, उनको मनाना चाहिए। किसी भी तरह का संकोच नहीं करना चाहिए। राजपूतों में सबसे ज़्यादा संकोच है, बहुत संकोच है। कहीं इकट्ठा होने में इतना संकोच है भी। टिकैत पे 5 मिनट के लिए टिकैत आया था, आसपास के गांव की लुंढैर जो है टोल पे इकट्ठी होगी, 5 मिनट के इकट्ठी होगी, 5 मिनट में इकट्ठी होगी, जिसका कोई दूर दूर तक मतलब नहीं था। तो हमारे अंदर जो संकोच है इकट्ठा होने के लिए, उसे दूर करिए और इसमें आगे बढ़कर चलिए। हम जब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की या महाराणा प्रताप की, तो उस वक्त हम महाराणा प्रताप की जब खास तौर से बात करते हैं तो हमारे सारे युवाओं को एक चीज़ जो अभी तक नहीं बताई गई है, जिस चीज़ पे ध्यान नहीं दिलाया जाता है, वो ये है कि उनको बचपन से ही रियासतें, राज दरबार या चित्तौड़गढ़ के किले ये उन्हें मिले नहीं थे।
वे भील जाति में पले बढ़े पैदा हुए, वहीं उनका मतलब केवल एक गौरवशाली इतिहास था कि उनके पिता उदयवीर जी थे और उनके किले थे, लेकिन जब महाराणा प्रताप पैदा हुए थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था। और यही समझता हूँ मैं आज की स्थिति हमारे युवाओं के साथ भी है। और महाराणा प्रताप से जो सही सीख लेने वाली बात है वो यही है कि उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने तब भी सब कुछ अपने अकबर जैसे सम्राट को हराया, अपने से 100 गुना शक्तिशाली को। वैसे एक उन्होंने योजना बनाई, उसी तरीके से लोग इकट्ठे किए, उसी तरीके से सेना बनाई और था बचपन में उनके पास कुछ भी नहीं जिस स्टेज पे आज आप खड़े हैं। तो यही पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में जब मैंने पिछले उसमें बताया था कि जिस स्वरभेदी बाण की वजह से उन्होंने दुश्मन के राज्य में भी उनको जा कर के मार दिया था, आंख नहीं थी, उनका भूखा रखा गया था, यातनाएं दी गई थी, वो स्वरभेदी बाण उन्होंने कहाँ से सीखा था और कैसे सीखा था, ये मैंने पिछले उसमें बताया था। तो आप राजपूत द ग्रेट न्यूज़ चैनल खोलेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। मैं पिछली बात ना करते हुए आगे बढ़ाता हूँ कार्यक्रम को। मैं आगे आमंत्रित करता हूँ शैलेंद्र सिंह चौहान जी को कि वे आकर के 2 शब्द बताएं। पृथ्वीराज चौहान को नमन करते हुए आज इस सिकाड़ा ग्राम में हमें बड़ा हर्ष हो रहा है। राजपूत जागृति अभियान के तहत हम यहाँ एकत्र हैं। मैं पहले भी ऑफलाइन बता चुका हूँ कि हम मेन विषय संगठन है। अगर संगठित नहीं होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को उज्जवल भविष्य नहीं दे पाएंगे। हमें संगठित होना होगा, खड़े होना होगा, संकोच और उससे बाहर आना होगा। पृथ्वीराज चौहान के साथ भी यही हुआ, महाराणा प्रताप के साथ यही हुआ। अगर इतिहास उठाओगे, इतिहास के स्याह पन्ने पर, सफ़ेद पन्ने पर, सफ़ेद चादर पर कहीं ना कहीं एक काला दाग मिलेगा। अकबर 100 साल तक भी अगर महाराणा प्रताप से लड़ता तो कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाता अगर महाराणा प्रताप का, उसे मान सिंह का सहयोग ना मिला होता। पृथ्वीराज चौहान को भी गौरी 17 बार आया, 1700 बार भी आता, हमला करता, युद्ध करता, ये करता, वो करता, लेकिन वो जीत नहीं पाता अगर जयचंद का उसे सहयोग ना मिला होता। अंतिम युद्ध जो 17वां हुआ है, मुख्य बातें सबको जानकारी है। अजमेर में एक अजमेर शरीफ की दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती की, से आप सब लोग जानते होंगे, नाम सुना होगा। हो सकता है कुछ लोग जो पुष्कर गए हैं उन्होंने उसे सर भी नवाया हो। जब बार की पराजय से गौरी परेशान हो गया तो मोइनुद्दीन चिश्ती को भारत में छोड़ के गया। और भारत सूफी संतों के बड़े मुरीद होते हैं। उसने यहाँ की वस्तु स्थिति को परखा, जयचंद मोइनुद्दीन चिश्ती से मिला। जयचंद की और पृथ्वीराज की खटपट हो गई थी, आप सब लोग जानते हैं उस प्रसंग को। और तब उसने 17वीं बार गौरी को संदेश भेजा कि अब सुंदर मौका है। जयचंद ने यह माहौल बनाया कि भारत का और कोई शासक पृथ्वीराज के साथ नहीं था, जयचंद गौरी के साथ था। तो पृथ्वीराज को हराने में कामयाब हो गए। और ऐसे नहीं हराया, उसे एक योजना बताई कि गायों का झुंड आगे कर देना तुम, और गायों के सामने पर पृथ्वीराज की सेना तीर तलवार कुछ चला नहीं पाएगी, और ये तुम्हारा सुंदर मौका। उसी का लाभ उठाकर वो जीतने में कामयाब हो गया। कैद करके ले जाया गया, आंखें फोड़ दी गई। लेकिन जो मैं अभी बता रहा था, बाद की जो रणनीति है, चाहे वो महाराजा रतन सिंह की, महाराणा रतन सिंह की और पद्मिनी की हो। रतन सिंह कैद हो गया, उसके बाद में गोरा बादल और महारानी पद्मिनी रणनीति बनाती हैं, उसे कैद से छुड़ा कर लाती हैं। पृथ्वीराज चौहान कैद में बंद हो गए, दिल्ली सल्तनत समाप्त होगी, कुछ बचा नहीं। लेकिन 4-6 लोग जो उसके विश्वस्त आदमी थे वो योजना बनाते हैं, चंद्रप्रदाई को अफगानिस्तान भेजते हैं, गजनी भेजते हैं कि जाके तू इसका कोई ना कोई उपाय कर। और वो वहाँ जाके अपने काव्य शैली के बल पर उसको गौरी को चढ़ाता है। तेरी कैद में ऐसा एक शेर बंद है जो आंख न होने के बाद भी, आंख बंद होने पर भी तीर चला सकता है, निशानबेदी कर सकता है। तो गौरी को यकीन नहीं हुआ, यकीन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो वही बात हुआ। लेकिन आप इस प्रसंग में आप ये गौर करिए कि 3 तवे बांधे जाते हैं। गौरी कहता है कि ठीक है, मैदान में एक योजना बनती है, हजारों लाखों लोग देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। बीच में पृथ्वीराज चौहान का पिंजरा लाया जाता है, ऊंचे मचान पर एक गौरी बैठता है, 3 तवे बांधे जाते हैं। गौरी आवाज लगाता है, उसे एक धनुष दिया गया और 3 तीर दिए गए, एक एक करके। एक तवे पर
आवाज हुई, वहाँ तीर मारा, गोरी ने उधर से कहा वाह 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 वाह। फिर दूसरे पर टोल लगी, फिर पृथ्वीराज चौहान ने तीर मारा, फिर गोरी ने कहा कि वाह 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 वाह। तीसरा तीर बचा के रखा था, चंद्रवरदाई उसके साथ था। चंद्रवरदाई तब कहता है कि 4 बाह 24 गज, ये ऊपर लिखी हुई पंक्ति आप सब लोगों को याद होगी, पृथ्वीराज चौहान के वंशज। 4 बाह 24 गज अंगुलस प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान अहमद चुके चौहान। यह चंद्रवरदाई उसे एक्चुअल पोजीशन भी बताता है कि चूक ना हो जा। 4 बास दूर है, 24 गज है, और अंगुलष्ट प्रमाण, अंगुलष्ट कतेक से अंगुल हो, इंचों की दूरी भी उसे बता दी। गणित का सवाल है। और तीसरी बार में आप जानते हो कि उसने गोरी को मार दिया। पृथ्वीराज चौहान इतिहास में किस तरह के नाम से दर्ज है, जो पराजित विजेता, जो दिल्ली में तो हार गया लेकिन गजनी में जीत गया। ऐसे इतिहास, ऐसा इतिहास रचने वाला महापुरुष, उसके तुम वंशज हो, तुम्हें उस पर गर्व होना चाहिए। तुम्हें बिना संकोच, बिना झिझक आना चाहिए। एक के साथ 2 को लेकर आना चाहिए। तुम उसके आने में भी संकोच कर रहे हो, तुम्हें बताना चाहिए सबको। और जब तक संगठित नहीं होगे कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में संगठन ही शक्ति है। वैसे तो बिना लोकतंत्र के जंगल में लोकतंत्र नहीं होता, लेकिन वहाँ भी जो तुमने देखा होगा, भैंसे और सांड शेर को घेर लेते हैं और मार देते हैं। संगठित शक्ति के आगे किसी की चलती नहीं। शैलेंद्र सिंह जी ने काफ़ी अच्छी बात बताई पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में, और जो इतिहास इन्होंने बताया है वो इतिहास के साथ मैं समझता हूँ सबको हमें जानना समझना चाहिए। और यदि पूरे 5000 साल के इतिहास की हम बात करें, राजा रामचंद्र जी से लेकर के अब तक का, तो मैंने ये निचोड़ निकाला है कि जो हमें इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो पॉलिटिकली ही पढ़ाया जा रहा है। सिर्फ महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान को पढ़ाया गया हमें, उसमें भी इस संदर्भ में पढ़ाया गया क्योंकि वहाँ हम लोगों को ये बताने के लिए कि हम लोग कितने हारी हुई कौम के हैं। लेकिन यदि 2500 साल पहले हम रामचंद्र जी से लेकर कृष्ण जी और अशोका तक बात करते हैं तो 2500 साल हुए। फिर महाराणा प्रताप की जो पूरी सीरीज थी, इनकी जो पूरी पीढ़ियाँ चली हैं, लगभग 1500 साल तक इन्होंने पूरे आक्रांताओं से बचाया है। और जिस हम्मीरदेव चौहान जी का बार बार जिक्र आ रहा है, वो इतने हठी थे और इतने शक्तिशाली थे, उन्होंने पहले तो आसपास के सारे राजाओं को अपने साथ मिलाया, और जब मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किया तो कभी भी अफगानिस्तान से पहले छोड़ के आए हुए थे, और उनके इतना खौफ बैठा दिया था उन्होंने कि अगले 300 साल तक, मरने के अगले 300 साल तक भी किसी भी मुस्लिम आक्रांता का हिंदुस्तान में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं पड़ी। ये थे हम्मीरदेव चौहान जिनका बार बार जिक्र आ रहा है। तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा कि ऐसे लोग हमारे ही बीच के थे, हमारे पूर्वज थे, वे तो हमें कर गए, बता गए कि ये कुछ भी असंभव नहीं है। आप मेरी पिछली वीडियो जो मामेपुर में हुई थी उसमें मैंने बताया था कि राजपूत क्यों ना फक्र करूं, मैं राजपूत हूं। उसके बारे में मैंने 10, 12, 15 जो हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने उच्च कोटि के काम किए हैं और जिसकी वजह से आज राजपूत शब्द कहने में हमें गर्व होता है, तो वो चीज़ हमारे बीच में वो बता कर गए हैं। जैसे मैंने उसमें आंडी रानी का जिक्र किया था, राणा सांगा का जिक्र किया था कि 80 घाव होने के बावजूद, एक आंख फूटने के बाद भी, एक हाथ कटने के बाद भी जब भी युद्ध में उतरते थे जीत के आते थे। तो हमें बेसिकली उनके युद्धों पे ज़्यादा ना जा करके उनकी स्ट्रेटेजी पे ज़्यादा जाना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में जो युद्ध वाला मामला है वो तो है नहीं। लेकिन जैसे मैंने भी महाराणा प्रताप जी के बारे में बताया कि गरीब घर से, गरीब जगह से निकले, लेकिन उनके साथ सिर्फ उनका वो खून था, और जिस वजह से वो आगे बढ़ते चले गए और साथ जोड़ते चले गए, जीते। ऐसे ही अनेक राजा ऐसे हुए हैं जो लगातार इसी तरीके से बढ़े थे। आज के टाइम में हमारे युवाओं को मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूँ कि स्थिति वही है, हमारे पूर्वजों का खून तो था, उन्होंने हमें संदेश भी दे दिया, उन्होंने वो काम भी करके दिखा दिया। आपने सुना होगा कि सिर कट गए, उसके बावजूद भी लड़ते रहे, उन्होंने सैकड़ों सैनिकों को मार दिया, कई किलोमीटर तक लड़ते चले। तो मेन बात ये है कि उन्होंने हमें करके दिखा दिया, हमारे अंदर ये बिलीव दिलाने के लिए कि भाई ये सब काम हो सकते हैं। आप उस खून के अगले अग्रज हो, जो अब तलवार या यूं कह लीजिए अब समय आपका है। उन्होंने अपना काम कर दिया, हमारे अंदर ये चीज़ बैठा दी कि ये चीज़ें असंभव नहीं है। और
अब आपकी बारी है, अब आप जैसा चाहेंगे, क्योंकि वैसा होगा और जैसा चाहेंगे। चाहे तो आप इस वक्त निचले डाउन चले जाइए, चाहे घर बैठ करके अपना बिल्कुल खत्म कर लीजिए, चाहे आकर के बाहर वापस उस साम्राज्य को, उसी तरह की चीज को, अखंड भारत का जो सपना था वो पूरा हो सकता है। और 17% हम लोग हैं पूरे देश के अंदर, बिखरे हुए हैं टुकड़ों में। जैसे अभी लास्ट टाइम राजभर की पार्टी का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने राजा सुहेलदेव को अपने में कब्जा लिया और बकायदा उनको रजिस्ट्रेशन दे दिया कि हाँ ये पासी समाज के थे। उससे पहले औरंगजेब ने मुस्लिम बनाई दिए थे राजपूत, तो वहाँ से भी हम कम हुए। अब सुहेलदेव वाले पासी समाज के वहाँ से कम हुए, उसके बीच में लोधी समाज, लोधी राजपूत जिन्हें बोलते हैं, उन्हें आरक्षण दे करके हमसे काट दिया गया। तो ये धीरे धीरे आज भी प्रोसीजर चल रहा है कि पहले राजा क्या करते थे, राजपूतों को कब्जा लो, बाकी सारी जनता तो अपना पा जाएगी। आज भी यही चल रहा है और उसके घटते घटते हमें इतना जाति अपने गोत्रों में बांट दिया कि आज उस प्रोसीजर के अंदर सिर्फ महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान के वंशज जो हम लोग हैं, इनके बीच में दरार डाली जा रही है और पॉलिटिकली डाली जा रही है। अभी जैसे गुर्जर समाज ने ये घोषणा की जी पृथ्वीराज चौहान हमारे थे, मिहिर भोज हमारे हैं, और हमारे राजपूत समाज उसका प्रतिरोध नहीं कर रहा है, तो धीरे से ये पॉलिटिकली उनको दे दिया जाएगा, जैसे सुहेलदेव को पकड़ा दिया गया पासी समाज को। और उसके बाद क्या है, रह जाएगा सिर्फ महाराणा प्रताप वाले वंशज। तो कुल मिलाकर के आप स्थिति को हमें समझना पड़ेगा कि जैसे ही चौहान और ये महाराणा प्रताप वाले वंशज अलग होते हैं, राजपूत समाज एकदम खत्म है, ये बिल्कुल दलित समाज से भी नीचे की स्थिति पहुंच जाएगा। ये ऐसा पूरा इतिहास को देखते हुए, आज के वर्तमान की स्थिति का आकलन करते हुए ये चीज सामने एकदम दिखाई दे रही है। प्रताप कुशवाहा जी को कहूँगा कि 2 शब्द बताएं। लेकिन इनके साथ रह के मुझे काफ़ी कुछ ज्ञान मिला है इस चीज़ का। जो भी आप में से बच्चे हैं ने थोड़ा बहुत भी अगर विज्ञान पढ़ा है, तो एक डार्विन की थ्योरी आती है, उसके 2 वर्ड मुझे बहुत याद आते हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अगर कोई आप में से है, इसका मतलब सीधा सा सर्वाइवल ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। ये नहीं है कि हम शक्तिशाली हैं तो हम सर्वाइव कर जाएंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर शक्तिशाली ही सर्वाइव करता तो डायनासोर कभी नहीं मरते। डायनासोर पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली जीव था, सबसे बड़ा जीव था, खत्म हो गया। और हमारी जो कौम है, मैं जब इस चीज़ पे आता हूँ, हमारी कौम के बारे में ये कहा जाता है कि ये तो डायनासोर हैं, इन्हें तो जब भूख लगेगी उठेंगे, मार लिया, खा लिया, सो गए। हम आलसी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमें तो अपनी कौम को जगाना है, हमें तो अपने बच्चों को जगाना है। अगर हमें सरवाइव करना है तो अपने आप को फिट करना पड़ेगा, चाहे किसी तरह से फिट करिए। आप एजुकेशनली फिट हो जाइए, आप फिजिकली फिट हो जाइए, सोशली फिट हो जाइए, इकोनॉमिकली फिट हो जाइए, कोई तो कारण हो, किसी तो फील्ड में आप फिट हो। हम हर फील्ड में पीछे हैं। और जहाँ तक मान लीजिए, मैं बहुत सीधी सी बात करता हूँ, कभी कभी मेरे भी दिमाग में आती है, अकबर अपने साथ सेना नहीं लेके आया था, अंग्रेज अपने साथ सेना नहीं लेके आए थे। डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलवाई थी, उसने चलवाई थी, चलाई उसने भी नहीं थी। अगर वहां से अगर एक भी आदमी, जो फौज जो खड़ी थी उसकी जितनी थी, उधर सब यहाँ के थे, अगर उनमें से एक भी आदमी पीछे मुड़ के गोली मार देता डायर को, खत्म था। ये हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट से काम नहीं चलता। ये तो जो ये नई पीढ़ी आ रही है इसके ऊपर है, इसे स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसे अपने आप को किसी भी फील्ड में अपने आप को स्ट्रांग करिए, एक टारगेट बना लीजिए। और जो बच्चे हैं, ख़ास तौर से मतलब मैं, क्योंकि मैं अध्यापक रहा हूँ, 9th क्लास से अपना टारगेट सेट कीजिए कि मुझे ये बनना है।
ये जो करते हैं जी 11th 12th में जाके, नो, 9th से शुरू कर लीजिए। अपना टारगेट सेट करिए कि मुझे एथलीट बनना है, मुझे IAS बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे जो बनना वो बनिए। कल को समाज, हमारी जाति, हमारा जो समाज है वो गर्व करे कि भी हाँ ये बच्चा हमारा है। प्रताप कुशवाहा जी ने जैसे बताया कि संगठन बड़ा ज़रूरी है, और संगठन क्या है, और एक तरफ तो हम पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस में ही हैं सारे, कि चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें ही कमज़ोर किया जा रहा है, चाहे हिंदुत्व के नाम पे किया जा रहा हो, वो राजपूतों को गोत्रवाइज तोड़ते जा रहे हैं लगातार। ऐसे ही युवाओं पे इसलिए ज़्यादा जोर है, वैसे गलती मैं अपनी पीढ़ी की भी मानता हूँ कि हमने ऐसा माहौल ही नहीं दिया उन्हें कि वो उस तरह की चीज़ों को एडॉप्ट कर पाएँ, कि हम ऊंचे मापदंड हमने रखे ही नहीं। अभी जैसा कि मैं अखबार में पढ़ रहा था कि ये पृथ्वीराज चौहान जयंती मनाई एक सभा ने, टोटल फर्जी सभा। हम यहाँ 30-40 लोग तो बैठे हैं, लेकिन घर में बैठ के एक विज्ञप्ति और अखबार में छाप दिया होगी सभा हो। तो मेरा कहना मतलब हम फर्जी चीज़ सिखा रहे हैं नई जनरेशन को ऐसे तो। और दूसरा, एक अभी मूर्ति की जब यहाँ आसपास बात चल रही थी कि मूर्ति लगाने की, तो मुझे जो रेट बताए गए, मैंने बुजुर्गों से पूछे जिन्होंने पहले लगवाई हैं, उन्होंने इतने महंगे बता दिए, लगभग आप ये मान के चलो 3 गुना ज़्यादा रेट बताए। एक बंदा जो चलेगा मूर्ति लगवाने के लिए, उसकी हिम्मत तोड़ देते हैं पहली। तो हमें ऐसे झूठे दुनिया में लिए के जा रहे हैं हमारी पीढ़ी के लोग या हमसे ऊपर वाली पीढ़ी के लोग, कि वो अगले बच्चों का तो हिम्मत ही तोड़ दे रहे हैं पहले से। तो मैं इस चीज़ से, फर्जीवाड़े से मतलब बचा करके एक सही दिशा में आपको अपने युवाओं को सही मार्गदर्शन मिले, सही करें, उस तरह के एक माहौल को हम तैयार कर रहे हैं कि माहौल मिलेगा। अभी जैसे कोई पुलिस में भर्ती होना चाहता है या कोई अभी प्राइवेट जॉब में, मेरे पास भी कई लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं, हम ठाकुरों में, तो पता लगता है कि जी उनके सबसे बड़ी जो कमी है वो कम्युनिकेशन में, बात नहीं कर पाते, अपनी बात को बता ही नहीं पा रहे। अभी हम अलग अलग जगह हम जब मीटिंग भी कर रहे हैं तो हम बच्चों से पूछते हैं, कुछ भी जानते हो पृथ्वीराज चौहान के बारे में बता दो, 2 शब्द बोल लो। लेकिन वो सबसे बड़ी कमी यही है कि कम्युनिकेशन नहीं है, वे आपस में वे बात ही नहीं कर पाते। और किसी भी बड़ी से बड़ी नौकरी के लिए सबसे पहले इंटरव्यू ही देना पड़ेगा, काम बाद में देखेंगे, पहले इंटरव्यू लेंगे। और इंटरव्यू में हम अपनी बात बता नहीं पाते तो कभी सिलेक्शन नहीं हो पाते, प्राइवेट जॉब में खास तौर से, और सरकारी जॉब में भी, क्योंकि बड़ी पोस्टों के लिए तो इंटरव्यू लास्ट में ज़रूर होगा। तो इस चीज़ के लिए एक माहौल हम देने की कोशिश कर रहे हैं अपने युवाओं को, बेधड़क बेहिचक कभी भी, क्योंकि हर सप्ताह हम प्रोग्राम कर रहे हैं। और सिर्फ ये मत सोचो कि आपके गांव में ही होगा, ये लगातार हम गांव टू गांव कर रहे हैं। ऐसा नहीं यहाँ छूट गया अगले में पकड़ लो। मैसेज आप लोगों के पास मोबाइल पे, ये नंबर इसीलिए लिखवाए जाते हैं, हर प्रोग्राम का मैसेज आपके पास तक आएगा। आपको जहाँ से भी पकड़ना हो, जहाँ से भी समझना हो, वहाँ पहुँच जाए। तो एक माहौल क्रिएट करने वाली बात है कि कोई सिपाही में जा रहा है, हमारे ऐसे कांटेक्ट में लोग हैं, वे बताएंगे कैसे होगा, क्या चीज़ें होगी, ऐसे डॉक्टर हैं, ऐसे इंजीनियर हैं, आपको जो जिस तरह की गाइडेंस चाहिए वो मिलेगी। लेकिन माहौल हम बना सकते हैं, करना आप लोगों ने है। महाराणा प्रताप का, पृथ्वीराज चौहान का बार बार इसलिए जिक्र करता हूँ। एक और बच्चे की मैं इस वक्त बात करूँगा जिसने मात्र 16 साल की उम्र में वो इतिहास में वो उठा पटक कर दी, जो आज तक भी इतिहास में नाम है। 4000-5000 साल हो चुके हैं। नाम आपने सबने सुना होगा, वीर अभिमन्यु का। वीर अभिमन्यु को ये पता था, पूरा का पूरा कौरव पांडव युद्ध क्षेत्र में थे, एक चक्रव्यूह की रचना की गई थी, सभी को पता होगा, है आप लोगों को? वीर अभिमन्यु के बारे में आप जानते हैं? 2 शब्द बताएंगे? यही चीज़ है कि हम लोगों ने अपना इतिहास एक्चुअल में हमें पढ़ाया नहीं गया, हमारी पीढ़ी ने आगे समझाया नहीं, ना बताया ना दिखाया, ये दिक्कत आती है। खैर मैं बताता हूँ थोड़ा सा उनकी डिटेल। अर्जुन के पुत्र थे, ये सबको पता है। एक चक्रव्यूह की रचना हुई थी, अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर भेज दिया था ताकि वो वापस ना आ पाए। और उस दिन पूरी कौरवों की पूरी तैयारी थी कि पूरा चारों के चारों पांडवों को खत्म कर देंगे, पूरा का पूरा युद्ध खत्म कर देंगे उस दिन। तो ये तो उनकी प्लानिंग थी कि कैसे व्यूह रचना की। लेकिन उनके बीच में एक 16 साल का ये अभिमन्यु रोड़ा बन गया। किस वजह से? कि उसको एक संस्कार मिल गए थे पेट में ही माँ के, कि उसे चक्रव्यूह को अंदर घुसना आता था। लेकिन ये बात
कौरव नहीं जानते थे, उन्हें पता थी। पीछे से पांडवों ने भी ये कहा भाई, जब उसने जिद करी कि मैं देखो यदि ये जिम्मेदारी इस वक्त इतिहास मुझ पे लांछन लगाएगा और मैं कुल पे अपने कुल पे लांछन नहीं लगने दूंगा कि मुझे ये पता है मैं अंदर जाके मर जाऊंगा, वीर गति मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने कुल पे यह लांछन नहीं लगने दूंगा कि एक अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र था वो युद्ध में जाने से डर गया। पहली जो समझने वाली चीज है 16 साल के बच्चे की वो थिंकिंग कि वो अपने कुल का नाम बदनाम नहीं होने देना चाहता था। दूसरा, उसे घुसना पता था, मतलब कि पूरे हथियार नहीं थे उसके पास, लेकिन वो डरा नहीं इस बात के लिए। उसने आज के टाइम में आप कंपेयरिंग करो तो आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप पहले डर जाते हैं, आप सोचते हैं कि ये किताब वो किताब कैसे, लेकिन उस बंदे की बात ये थी कि वो घुसा ये जानते हुए कि कुल का अपने कुल को बदनाम नहीं होने दूंगा। तीसरा, आज यदि उसने नहीं रोका इन कौरवों को तो पूरा पूरा युद्ध समाप्त हो जाएगा और अधर्म की जीत हो जाएगी और ये पूरे पूरे पांडव जो इतिहास है वो शायद आज होता ही नहीं। तो ये उसकी रणनीति का पहलू था। जब वो घुसता है, पांडवों ने कहा हम आएंगे चारों ने कि पीछे से हम सपोर्ट कर रहे हैं तो अंदर घुस, लेकिन वो ये भी बात जानता था कि पांडव कभी भी चक्रव्यूह के अंदर नहीं घुस पाएंगे चारों के चारों, क्योंकि इन्हें उसके अंदर घुसना ही नहीं आता। अकेला घुसता है, 7-8 महारथी दुर्योधन और कर्ण जैसे सारे महारथी के बीच में 16 साल का बच्चा लड़ता है। सिर्फ किस वजह से कि वो अपने कुल के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए लड़ता है। वो इसलिए लड़ता है कि उसे पता है कि भविष्य क्या हो जाने वाला है यदि वो आज ना लड़ा तो ये हमारे लिए प्रेरणा की बात है कि उन अभिमन्यु से हमें सीख लेनी चाहिए। और आज मैं समझता हूँ हर माँ बाप का पर्सनल वो होता है कि अभिमन्यु जैसा बच्चा हो। मैं आगे आमंत्रित कर रहा हूँ सुंदर चौहान को कि वे आए और कुछ पृथ्वीराज चौहान के बारे में और राजपूतों को कैसे बढ़ाएं उसके बारे में बताएं। दोस्तों, चक्रव्यूह तुम्हारे पास चक्रव्यूह का आएगा, बेरोजगारी का चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह में घुस जाओ। तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं लग रही, तैयारी करते रहो, कहीं प्राइवेट नौकरी पकड़ लो। जब तक तुम लोग आर्थिक सक्षम नहीं होने के तब तक कुछ नहीं होने का। अगर मैं छोटा सा दवाइयों का मान लिया व्यापार ना करूं अपना आयुर्वेदिक का, तो क्या मैं ये बाइक चला लूँगा? नहीं चला पाने का। क्या मैं तुम्हारे किसी छोटे मोटा कभी काम पड़ भी जा थाने का या कहीं का, क्या मैं वहाँ चला जाऊँगा? नहीं जा सकता। समाज के मैं चाहे थोड़ा काम आऊँ या ज़्यादा काम आऊँ, जब भी तो काम आऊँगा जब मैं 2 रुपये का कुछ सक्षम काम करता हूँगा। और अगर मैं 2 रुपये मेहनत से ना कमा रहा हूँगा तो मैं गलत लाइन पर जाऊँगा। तो मेन चीज़ है इस समय धर्म युद्ध सब कुछ यही है कि अपना पढ़ाई पे फोकस रखो। समय मिले हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में 1 घंटा 2 घंटा सामाजिक बात के लिए बैठो एक जगह, उस पर चिंतन करो। यहाँ पे जो मेरी उम्र का तो कोई सभी ना, या तो सारे छोटी हैं, बड़े दीपक जी बैठे। हमने दीपक जी ने हमारा जो टाइम था, या राहुल है, हम सब बैट बॉल खेलने जा रहे थे, खूब बैट बॉल खेल ले। बैट बॉल में लड़ाई भी हो रही थी, झगड़ा भी हो रहा था, आपस में प्यार से भी बात कर रहे थे। अब क्या है, एक अपने घर मोबाइल चला रहा है, एक दूसरा अपने घर मोबाइल चला रहा, उठना बैठना खत्म। जो लड़के मिलिट्री की थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हैं वे सुबह को 1 या 2 घंटे मिलने में है। तो सामाजिक काम के लिए, अच्छे काम के लिए मिलो, बैठो। पहले हमारे यहाँ प्रचलन पंगत का खाना था, चाहे वो शादी हो, ब्याह हो, तेहरी हो, कुछ भी हो, वहाँ पे लोग खाना खिलावे थे बड़े बुड्ढों को। एक आदमी के अंदर थोड़ा सा घमंड कम हुआ था, संस्कार आवे थे कि हाँ जी ये बड़े हैं, इन्हें हमें सम्मान के साथ भोजन कराना है, सम्मान के साथ जो है इनको अतिथि वाला सम्मान देना है। आज की पीढ़ी का वो सिस्टम तो खत्म हो गया, तो अब हम सम्मान देने में थोड़े हिचके हैं। अगर किसी पड़ोस के बड़े बुड्ढे ने हमें धमका दिया तो हम उसमें बेइज्जती महसूस करते हैं। पुराने आदमियों में ये बात नहीं है। हमारे टाइम से जो और पुराने हैं, अगर उन्हें गांव का पल्ले मोहल्ले का भी कोई धमका देगा तो कोई बुरा नहीं माने, क्योंकि उन्होंने वो समय देखा कि भाई गांव में कोई बड़ा बुजुर्ग चाहे कोई दूसरे मोहल्ले का वो धमका रहा तो कि भाई हमारे बड़े हैं। अब वो सिस्टम चेंज हो गया। अगर मेरे पिताजी के अलावा कोई मुझे धमका रहा है, कोई सही बात कह रहा, तो वो मेरा जो है बिल्कुल नेगेटिव लिस्ट में आ गया। अगर हमारे अंदर संस्कार नहीं होंगे या संस्कृति नहीं होगी तो हम देश को, धर्म को नहीं समझ पाने के, और देश धर्म को नहीं समझ पाने के तो हम पूरा राजपूतों का फर्ज नहीं निभा पाने के। राजपूत होने का मतलब, राजपूत होने का अर्थ इतना ही है कि मैं देश की रक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए सबसे आगे खड़ा था, सबसे आगे खड़ा हूँ और सबसे आगे खड़ा रहूँगा। ये हमारे महापुरुषों ने करा, महाराणा प्रताप ने यही करा, पृथ्वीराज चौहान ने यही करा। और आज सीसीएस यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकले हैं, चपड़ासियों की वैकेंसी पे
ठाकुरों के बालक अप्लाई कर रहे हैं, प्रोफेसरों की वैकेंसी पे हिम्मत नहीं है, पीएचडी ना बहुत कम है। मैं भी हूँ उस लाइन में, मैं भी पीएचडी होता मैं भी अप्लाई करता, क्योंकि हमारी पढ़ाई सक्षम नहीं है। तो अपने आप को पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा धकेल लो। और फेसबुक और व्हाट्सएप पे जय राजपूताना करने से सिर्फ राजपूताना की जय नहीं होने की। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने जातिवाद नहीं फैलाया था। इनकी जय तुम्हें ही नहीं बोलनी, इनकी जय औरों से भी बुलवानी है तुम्हें, क्योंकि इन्होंने पूरे बिल्कुल ये उदाहरण है, वो सब चौहान हरा के भेज दिया बिल्कुल। तो हमें समाज में दूसरों से सहयोग लेना है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं जयप्रकाश जी को, जिनके यहाँ आज, जिनके सोचने से आज ये मीटिंग हो रही है, और वो 2 शब्द कहें और अनुग्रहित करें। और इन चीज़ों को याद रखें। देखो ऊपर इस पर लिखा हुआ है 4-5-24 गज अष्टंगुल प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौहान। ये एक प्रमाण है, एक मिसाल चली आ रही है हमारे समाज में, और इसे बड़े ध्यान करने की ज़रूरत है हमारे सभी राजपूत लड़कों को। और अपने जो है पढ़ाई की मेहनत जरूर करो, पढ़ाई करो अपनी, भाई जिसकी नौकरी लगा नौकरी करो, अपना हिल्ला करो, छोटी नौकरी लगाए बड़ी लगाए, वो भी सक्षम होगा जरूरी जब भी आगे समाज में कदम उठाएगा। कलम से काम है, बस कलम की है। तो सभी जो है हिम्मत करें अपना पढ़ाई में, जो नौकरी करना चाहता है नौकरी करे, खेत में भी काम करना हो भी मेहनत से लगन से करो। वो जो है मेरा गांव की तरफ से हृदय से धन्यवाद करता हूँ पंकज जी को, राकेश सोम जी को, और शैलेंद्र चौहान जी को, प्रताप कुशवाहा जी को, सभी को मेरा गांव की तरफ से धन्यवाद बहुत बहुत।